दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 765 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। विपक्षी दलों की एकजुटता को जोर का जो झटका राष्ट्रपति चुनाव में लगा, उससे उबरना कितना कठिन है, इसका प्रमाण तृणमूल कांग्रेस की ओर से की गई यह घोषणा है कि वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी का समर्थन नहीं करेगी, न तो सत्ता पक्ष के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ का और न ही विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का। इस निर्णय को लेकर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने यह तर्क दिया है कि अल्वा की उम्मीदवारी के मामले में उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। यह तर्क इसलिए गले नहीं उतरता क्योंकि विपक्षी नेताओं ने उनसे संपर्क संवाद करने का प्रयास किया था। ममता बनर्जी की ओर से अल्वा की उम्मीदवारी का विरोध किया जाना इसलिए आश्चर्यजनक है क्योंकि जब उन्होंने राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया था तो अन्य विपक्षी दलों ने सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इनमें कांग्रेस भी थी। यह ममता बनर्जी ही बता सकती हैं कि वह मार्गरेट अल्वा को समर्थन देने के लिए क्यों तैयार नहीं, लेकिन उनके रवैये ने फिर से यह सिद्ध किया कि विपक्ष में एकता कायम होना कठिन है। बहुत दिन नहीं हुए जब ममता बनर्जी कांग्रेस को छोड़कर अन्य विपक्षी दलों को एकजुट करने के अभियान पर निकली थीं, लेकिन इसमें वह इसलिए नाकाम रहीं क्योंकि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उनकी पहल रास नहीं आई थी। इसके बाद विपक्ष को एकजुट करने में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जुटे, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। इसके पहले कांग्रेस भी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन वह भी नाकाम ही रही। वास्तव में विपक्षी एकता में नाकामी का एक बड़ा कारण यह है कि भाजपा विरोधी दल ऐसा कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं पेश कर पा रहे हैं जो देश की जनता को आकर्षित कर सके। ले देकर उनके पास यही कहने को होता है कि भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाना है। ऐसी कोशिश करने में
हर्ज नहीं, लेकिन आखिर यह भी तो बताया जाए कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के बाद विपक्षी दल किस एजेंडे पर चलेंगे। क्या उनके पास ऐसा कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम है जिस पर सभी दल एकमत हों। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उनका नेता कौन होगा। वास्तव में जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तब तक विपक्षी एकता आकार लेने वाली नहीं है। यदि विपक्षी दलों की एकता को बल नहीं मिल पा रहा है तो उनकी अपनी कमजोरी के कारण। निश्चित रूप से लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष आवश्यक होता है, लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति करना सत्ता पक्ष का दायित्व नहीं हो सकता। चेंज इनोवेशन को लेकर जागरूकता एवं राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा जगाने के लिए नीति आयोग ने जो इनोवेशन रैंकिंग जारी की है उसमें उत्तराखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रैंकिंग के तहत पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को 17.67 इंडेक्स पॉइंट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर मणिपुर है, जबकि उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को 5वां स्थान मिला। इस रैंकिंग को जारी करने में 66 प्रकार के पैमानों को ध्यान में रखा गया। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन की वजह से ही देश में स्टार्टअप की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से कृषि, उद्योग, पर्यटन आदि क्षेत्रों में जो इनोवेशन किया गया वह निश्चित रूप से आने वाले समय में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेगा। देखा जाए तो वर्तमान में इनोवेशन ही टिकाऊ और समावेशी विकास की कुंजी है। इससे लाखों लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में मदद तो मिलेगी ही, आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे। यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। लेकिन इस सब के बीच तमाम किंतु परंतु भी हैं, जिनका ठोस समाधान तलाशा जाना जरूरी है। यह ठीक है कि इनोवेशन के स्तर पर प्रदेश सरकार के प्रयासों को सराहना मिली है, पर यह भी जरूरी है कि इसे व्यवहार में उतारने के लिए ठोस एवं ईमानदार प्रयास हों। अब तक के अनुभव यही बताते हैं कि शुरुआत में किए गए बेहतर प्रयास स्थिर नहीं रह पाते। इसके लिए जितनी जिम्मेदार सरकार है उतने ही संबंधित विभाग भी, जिन पर नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही जनता का जागरूक होना भी बेहद जरूरी है। अन्यथा कोई भी इनोवेशन कितना ही बेहतर क्यों न हो, उसे व्यवहार में उतारना किसी चुनौती से कम नहीं है। अच्छी बात यह है कि सरकार इस दिशा में गंभीर है और विकास को गति देने के लिए
लगातार नवोन्मेषी प्रयोग कर रही है, लेकिन जरूरत परिणाम की और भी इसी गति से आगे बढ़ने की है। हम विकास के मामले में लगातार पिछड़े हैं, तो इसकी अहम वजह भी यही है। ऐसे में सरकार को कई स्तर पर कार्य करना होगा। योजनाओं की प्रगति के साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा। स्टॉप।